हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सुलेखा के घर पर पड़ोस की मौसी आती है और बोलती है, और सुलेखा, क्या हाल चाल है? तुमने तो सबसे बतियाना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई? का बताएं मौसी, मैं तो राजीव की शादी को लेकर भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्या छोरे का ब्याह भी पक्का कर दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं? ये अच्छा ना किया तूने। अरे मौसी, अगर रिश्ता पक्का हो जाता तो बात ही क्या थी। अपने गांव में तो कोई भी लड़की ढंग की है ही नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं है तो कोई मुंह मांगा दहेज देने को तैयार ही नहीं है। हाँ, सही कह रही है तू। भली चंगी छोरियां को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। मेरी नजर में एक छोरी है, लेकिन रंग थोड़ा फीका है, पर छोरी सरकारी नौकरी करे है। हाँ मौसी, क्यों नहीं। सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी घर में तो गांव में मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो आप बात आगे बढ़ाइए। सुलेखा के इतना कहने पर मौसी कुछ दिन बाद में सुलेखा को लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने को कहती है और उसके अगले दिन ही सुलेखा पति चंदर और बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनका घर देखकर राजीव बोलता है, माँ, इनका घर तो हमसे भी बड़ा है। सही कह रहा है बेटा, सरकारी नौकरी वालों के तो ठाट ही अलग होते हैं। अरे बस भी करो भगवान, हम यहाँ बहू लेने आए हैं, घर नहीं। चलो आगे भी बढ़ो। वो तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लड़की की माँ ललिता आती है और बोलती है, आप लोगों का स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा। इसके कहने का मतलब है बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी अंजना भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। अंजना को साड़ी, चश्मे और चुटिया बनाए देखकर राजीव का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस लड़की को देखने आए हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं दिखती। अरे बेवकूफ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो सरकारी नौकरी करती है, एक बार घर में आ जाएगी ना तो हमारी मौज ही मौज होगी। अगर तू नहीं भी कमाएगा ना तो हम बैठकर आराम से खा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता बोलती है, जी देखिए, मैंने अंजना को अकेले पाला है और ये अपनी मेहनत पर ही आज अपने पैरों पर खड़ी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। और रही बात शादी की, तो वो तो पूरे गाजे बाजे के साथ होगी, देख लेना आप। उसके बाद राजीव और अंजना भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन ही अंजना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें सुलेखा के घर आती हैं, जिसमें से एक औरत अंजना को देखकर बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए काकी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या देखकर छोरे का ब्याह कर दिया तुमने? अरे जे भी पूछने की बात है, सारा गांव जानता है। काकी ने तो बस सरकारी नौकरी की बात सुनते ही हाँ कर दी। ये सब सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है। तभी सुलेखा उनका मुंह बंद करवाने के लिए बोलती है, क्यों री, जब देखो तब तुम दोनों चपड़ चपड़ करती रहती हो। अरे यहाँ काम करने आई हो, फालतू की पंचायत ना जमाओ यहाँ पे। सुलेखा के इतना कहते ही सब चुपचाप रस्म को अदा करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर अंजना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद रात को उसकी सास उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी बोलिए मम्मी। मम्मी? अरे तेरी माँ तुझे संस्कार देना भूल गई थी क्या? इतना भी नहीं पता क्या? सास को जी कहकर बुलाते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपको कुछ काम था मुझसे? और क्या, अब तुझे यहाँ बतियाने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, जाके साफ कर दे। अंजना बिना कुछ बोले किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अंजना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभाल लेती है। एक दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो राजीव खाना खाकर बोलता है, किसने बनाया है ऐसा वाहियात खाना? खाने में भला कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अरे ओ नास पीटी, अब तू खाना बनाना भी नहीं जानती क्या? सुबह सुबह मेरे बच्चे का मुंह जला दिया। मम्मी जी, गलती से हो गया। तुम तो रहने ही दो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम।
ये सुनकर अंजना को बहुत दुख होता है और ऐसे ही एक दिन जब अंजना ऑफिस जा रही होती है तो उसकी सास उसे बोलती है, बहू जरा 5,000 रुपए तो देना। अंजना उसे बिना कुछ बोले ही पैसे दे देती है और ऐसे ही अगले दिन सुलेखा फिर से उससे कुछ पैसे मांगती है तो अंजना बोलती है, मम्मी जी कल ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, आज फिर आपको पैसे चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? अरे लिए थे तो क्या हुआ, कहीं लेकर भाग तो नहीं जाऊंगी ना। और तू इतना कमाती है, अगर थोड़ा बहुत मुझे दे भी देगी तो क्या घट जाएगा तेरा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अंजना बोल ही रही होती है कि तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ जाने अंजना से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की? राजीव जी आप गलत समझ रहे हैं। राजीव अंजना की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजीव और सुलेखा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे जब से बहू आई है तब से तो मेरी मौज ही मौज हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत है तुझे कमाने की। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, जब वो महारानी अच्छा खासा कमा ही रही है तो मैं क्यों फालतू में घिसूं? उनकी ये बात वहाँ खड़ी अंजना सुन लेती है और खुद से बोलती है, ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सरकारी नौकरी करने वाली से शादी करने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही अब अंजना घर का कोई काम नहीं करती, जिसके लिए राजीव उसे बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है अंजना? तुम्हारे होते हुए माँ घर के काम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने घर का काम करने के लिए तो नहीं की। और वैसे भी मम्मी जी सारा दिन तो निठल्ली ही बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या दिक्कत है इसमें। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? अब जो खुद कोई काम नहीं करता वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही जो तुम्हारी हर बात मानूं। अंजना का ऐसा रूप देखकर राजीव कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे ही सुलेखा को सारे घर का काम करना पड़ता। अब राजीव भी अंजना के इस बर्ताव से दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ से बोलता है, माँ हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, हमें अंजना के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मुझे भी लगता है कि हमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो नौकरी करने के साथ साथ घर का काम भी करती थी, पर कभी भी उफ तक नहीं किया उसने, और हमने उसका और उसके पैसे का बहुत फायदा उठाया है। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था। जिसके बाद दोनों अंजना से माफी मांगते हैं और अंजना भी उन्हें माफ कर देती है और सुलेखा भी अब अंजना के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। साथ ही साथ राजीव भी उससे इज्जत और प्यार से पेश आता। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो कि बहुत ही गुड लुकिंग, स्मार्ट और एक नंबर का याश किस्म का लड़का था। वो आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमता, उनको झूठे प्यार के सपने दिखाता और अपना मतलब पूरा हो जाने पर उनको छोड़ देता। उसके परिवार में उसकी माँ राखी थी, जो अपने बेटे के रंग रूप पर बड़ा गुमान करती थी, और पिता अर्जुन, जो हमेशा सही फैसला करते और अपने बेटों की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरे लाल, जल्दी से नाश्ता कर ले, तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। हाँ हाँ, बहुत कमजोर हो गया है ना तुम्हारा बेटा। माँ देखो ना, पिताजी हमेशा मुझे सुनाते ही रहते हैं। अरे भाई साहब, आपके काम होते ही इतने अच्छे हैं कि बिना कहे रहा ही नहीं जाता मुझसे। अजी बस करो, जब देखो मेरे लाल के पीछे ही पड़े रहते हो। महाराज जी सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, यकीन नहीं तो पूछ लो इनसे। कहाँ थे कल शाम को पार्टी में? पापा वो मेरे दोस्त राहुल की यहाँ पार्टी थी, वहीं गया था मैं। हाँ वहीं गया था मैं। राहुल या राधिका? अबे ओ, तू झूठ मत बोला कर मेरे से, समझा? बाप हूँ तेरा बाप। अजी चुपचाप बैठो आप। बेटा तू हलवा खा, इनका तो काम है बड़बड़ाने का। वक्त बीतता जाता है, विक्रम अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं लाता। एक दिन जब वो कॉलेज जाता है तो उसकी नजर
मिष्टी नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, भोली और शांत स्वभाव की होती है। विक्रम उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो मिस, कौन है आप? इससे पहले तो नहीं देखा आपको यहाँ पे। जी मैं वो नई हूँ कॉलेज में, आज पहला ही दिन है। यानी कि अब तुम बनोगी मेरा नया शिकार। क्या हुआ सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं कुछ नहीं, वैसे मेरा नाम विक्रम है। और आपका? जी मेरा नाम मिष्टी है, मिष्टी माथुर। वाह वाह वाह, कितना मीठा नाम है आपका। थैंक यू। वैसे आप बता सकते हैं कि आर्ट रूम कहाँ है? हाँ जी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए छोड़ देता हूँ आपको। विक्रम मिष्टी को क्लास में ड्रॉप कर देता है। वो रोज किसी न किसी बहाने से मिष्टी को रोक लेता और उससे बातें करता, कभी कैंटीन तो कभी पार्क में। उसके सामने शरीफ होने का ढोंग करता रहता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन वो मिष्टी को कॉफी शॉप पर बुलाता है। ब्लैक सूट पहनकर मिष्टी उसके सामने आती है। कितनी लाजवाब लग रही है। हेलो विक्रम, कैसे हो? अभी तक तो बस ठीक ठाक थे, लेकिन मोहतरमा जब से आप आई है ना, आग लगी है तन बदन में। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। Hey babes, well you are looking proper patola in this black suit, looking very hot. थैंक यू सो मच। एंड यहाँ क्यों बुलाया तुमने? कोई खास वजह है क्या? मिष्टी, I love you मिष्टी। मैं तुमसे मनी मन बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम प्लीज हाँ बोल दो मिष्टी। I love you so much। सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा देना तो मेरी नस नस में बसा है, बस आज ये हाँ बोल दे। बोलो ना, क्या सोच रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। I love you too so much। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिष्टी झट से विक्रम को गले लगा लेती है। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगती है। उनके बीच की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि मिष्टी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्योंकि अब तक उसकी और विक्रम की शादी नहीं हुई थी, तो वो ये बात किसी को नहीं बताती और घबराई सहमी सी विक्रम के पास जाती है और कहती है, विक्रम, वो मैं तुम। अरे मिष्टी, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, रो क्यों रही हो इतना? विक्रम, आई एम प्रेग्नेंट। इतनी सी बात पर तुम रोने लगी हो? अरे जाओ, जाकर अबॉर्शन करवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? चलो हम शादी कर लेते हैं। यू लव मी ना? अरे मैडम, कौन सा प्यार और कौन सी शादी? यह सब तो मेरा रोज का काम है। ना जाने कितनी आई हैं तुम जैसी और कितनी चली गई। तुमने मुझे धोखा दिया विक्रम। आज तक तुमने जो भी कहा सब झूठ था, सब फरेब था। और नहीं तो क्या, निकलो यहाँ से और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना है। पर विक्रम, मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम मिष्टी को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मिष्टी के घर वालों को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माता कोमल बदनामी से बचने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाती है ताकि वो उसका अबॉर्शन करवा सके। पर मिष्टी इन सब के लिए तैयार नहीं होती और मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। वक्त बीतता जाता है और उसकी डिलीवरी का टाइम आता है। वो एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है, जिसके तुरंत ही बाद उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर विक्रम को मिलती है, उसको बड़ा झटका लगता है। वो उसके घर आता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? किससे मिलना है? जी वो मैं मिष्टी का दोस्त हूँ। उसके बारे में पता चला मुझे कि कैसे क्या हुआ उसे। बहुत दुख हुआ जानकर। अच्छा हुआ जो मर गई। हमारे परिवार की इतनी बदनामी करवा दी उसने, बिन ब्याही माँ बनकर।
क्या माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या, ना जाने किसका पाप पेट में पाल रही थी। इतना पूछने पर भी कभी नाम नहीं बताया उसका। मिस्टी की माँ कोमल की बातें सुन विक्रम को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे सच्चे प्यार की अहमियत का एहसास होता है। तभी वो अपने प्यार की निशानी यानी अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करता है। माँ जी, वो बच्चा कहाँ है? मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? ये रही पालने में, उठा ले। लड़की हुई थी उसे। बेटी, तुम मेरी बेटी हो। मैं कभी समझ नहीं पाया बेटे तुम्हारी माँ के प्यार को। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने लिए। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारी माँ के साथ। अरे तुम क्यों रो रहे हो? हम इसे कल अनाथालय वालों को दे देंगे। नहीं, ये मेरी बेटी है। मेरी और मिष्टी की बेटी है ये, और इसका बाप मैं ही हूँ। मैंने मिष्टी को धोखा देकर छोड़ दिया था, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। ये मेरी मिष्टी है। इस तरह विक्रम सबको अपनी सच्चाई बताता है और अपनी बेटी को पूरे समाज के सामने स्वीकार करता है। वो मिस्टी के घर वालों से माफी मांगता है और अपने बलबूते पर बच्ची को बड़ा करता है, उसकी अच्छी परवरिश करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है। हेलो, कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ रहा हूँ यार। लोगों की तो गर्लफ्रेंड वेट करवाती है, मगर यहाँ तो सीन उल्टा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ही वेट करवा रहा है। आ रहा हूँ बाबा। फोन रखोगी तब तो बाइक स्पीड से लेकर आऊंगा। अरे नहीं, आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चिंता भी करती हो और डांटती भी हो। तो क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मयंक आता है। दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मयंक बोलता है, तो बताइए मोहतरमा, आखिर क्या बात है जो आपने अचानक मुझे ऐसे बुलाया? यार, तुम्हें तो पता है कि बचपन में ही मेरे माँ पापा चल बसे थे और मेरी दीदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी खुशियों को बाद में रखा और मेरी खुशियों को ऊपर। हाँ पागल, जानता हूँ ये सब तो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरी बहन हमारे प्यार को और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैं जानती थी तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। शाम को दीदी ने तुम्हें बुलाया है। अब उनसे क्या और कैसे बात करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। आज तो लग रहा है गया मैं। शाम को मयंक अच्छे से तैयार होकर कियारा के घर जाता है, जहाँ कियारा की दीदी सुष्मिता मयंक और कियारा के लिए शाम की चाय और नाश्ता बनाती है और उनके लिए लेकर आती है। तभी मयंक बोलता है, अरे दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी? किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वैसे दीदी आप कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो एकदम मस्त हूँ दीदी। अरे आराम आराम से बोलो। वैसे करते क्या हो? दीदी मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है, अब सब है मेरे पास। हाँ, होगा तुम्हारे पास सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की कमाई का, तुम्हारी कमाई का तो कुछ नहीं है ना। वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम ये कह सको कि ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है? मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर जरूरत पड़ गई तो? अगर तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए अपनी मेहनत पर कमा के दिखाओ। दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? तो चुपचाप बैठी रह। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। मयंक, तुम अब जा सकते हो। कुछ देर बाद मयंक वहाँ से चला जाता है और तभी कियारा गुस्से से अपनी बहन को बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप मयंक के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही थी? अगर तुझे मेरा उससे ऐसे पेश आना अच्छा नहीं लगा तो मिलवाने का मतलब ही क्या था? जो तुझे सही लगे वो कर ले फिर। आप गलत समझ रही हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा, प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये देखना है कि वो प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मयंक यहाँ वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करता था, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने दोस्त सूरज को फोन करता है और उससे बोलता है, यार सूरज,
कोई जॉब है तो बता यार। अबे साले तू तो सेठ का बेटा है, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी जॉब की। यार क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ बता। यार 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा, तब जाके उसकी बहन शादी के लिए मानेगी। अबे यार हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मयंक कुछ समय के लिए एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जगह जगह सामान पहुंचाता है। ऐसे ही एक दिन वो डिलीवरी का सामान देकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बैनर लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है, आजमाओ अपना मुकद्दर, बन जाओ मौत के सिकंदर और ले जाओ 2 लाख का खूबसूरत इनाम। ये देखकर मयंक वहाँ जाता है और वहाँ जाके एक आदमी से पूछता है, अरे भाई इसका मतलब क्या है? अरे भाई, यहाँ हर साल बाइक स्टंट होता है जहाँ लोग मौत की बाजी लगाते हैं और जीत कर 2 लाख रुपए ले जाते हैं। मुझे भी करना है। तो तुम एक काम करो, जाकर उस काउंटर पर अपना नाम लिखवा दो। ठीक है, वैसे कब होगा ये स्टंट? यही कुछ 1 हफ्ते का टाइम है। मयंक काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा देता है और शाम को घर आते समय वो कियारा को फोन करता है और उसे बोलता है, कियारा यार तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार वो मैंने हर जगह जॉब की तलाश करी मगर कहीं भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बना और अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिसमें अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पालूंगा और अगर हार गया तो शायद ही हम एक होंगे, क्योंकि मैं खुद ही मान लूंगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। ये सब मत बोलो और ये बताओ कि करने क्या वाले हो तुम। यार वो एक बाइक स्टंट होने वाला है और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें ऐसे पैसे कमाने नहीं दूंगी, समझे तुम? मगर मेरी बात तो सुनो। कियारा गुस्से से कॉल कट कर देती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद मयंक कियारा के मना करने के बावजूद भी उस कंपटीशन में जाता है और बाइक स्टंट करता है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक बाइक स्टंटमैन थे और जब मयंक की बारी आती है तो स्टंट करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ देर बाद में कियारा और उसकी बहन सुष्मिता भी वहां पहुंचते हैं। कियारा अपनी बहन से नाराज होते हुए बोलती है, कर ली ना आपने अपनी मन की, मिल गई ना आपके दिल को तसल्ली। हर चीज को पैसे से तोलती है ना आप। आज आपकी वजह से मेरा मयंक इस हाल में है। बेटा तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे और मयंक के प्यार की दुश्मन हूँ? अरे नहीं पगली, मैं ये चाहती थी कि मैं तेरा हाथ किसी गलत लड़के के हाथ में ना दूं। मयंक को तू जानती है, मैं नहीं। तेरी बड़ी बहन होने के नाते उसे परखने का फर्ज बनता था मेरा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद में मयंक को होश आता है और सुष्मिता कियारा दोनों उससे मिलती हैं। तब मयंक बोलता है, दीदी मुझे माफ करना, मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा पाया। मैं कियारा के लायक नहीं हूँ। आप इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देना। हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता भी है वो 2 लाख रुपए कमाना सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कियारा को तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। दीदी आप सही कह रही हो। मैं कियारा को अपनी मेहनत के दम पर हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरह से बात की। कोई नहीं बच्चों। सुष्मिता को ये अच्छे से पता चल जाता है कि मयंक से अच्छा लड़का उसे कियारा के लिए नहीं मिल सकता, जिसके कुछ समय बाद में मयंक की भी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मयंक और कियारा की शादी करवा देती है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिप्रा नई शादी करके अपने ससुराल में आई होती है, जहाँ उसकी सास कमला उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन कमला रसोई में काम कर रही होती है और शिप्रा अपने रूम में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। तभी उसकी माँ कावेरी का कॉल आता है और वो शिप्रा से बोलती है, शिप्रा बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? तुझे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है ना? मैं आपसे क्या ही बोलूं, अब मैं इस घर की बहू हूँ
और अपने ही ससुराल वालों की बुराई तो मैं कर नहीं सकती। पर हुआ क्या? अगर तुझे वहाँ कोई दिक्कत है तो तू मुझे बोल, मैं कुछ करूँगी। आपने इस घर में मेरी शादी करके ही सबसे बड़ी गलती की है। अब आप क्या ठीक करोगी? रहने दो, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। आखिर मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी जो हूँ। ये बोलकर शिप्रा फोन रख देती है और किचन में जाती है, जहाँ कमला सारा खाना पहले ही बना चुकी होती है। और शिप्रा को किचन में देखकर उससे वो बोलती है, बहू, मैंने खाना बना लिया है, तू बस टेबल पे लगा दे। क्या माँ जी, आपने अकेले ही सारा खाना बना लिया? मुझे बता देती ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं बहू। माँ जी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? इतना प्यार तो मुझे मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया जितना आप करती हैं। ये बोलकर दोनों सास बहू खाना लेकर टेबल पर लगाती है कि तभी अनमोल आ जाता है। घर आते ही खाने की खुशबू को सूंघकर अनमोल अपनी माँ और बीवी से बोलता है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना है आज खाने में? आज माँ जी ने खाना बनाया है तो खुशबू अच्छी आएगी ही ना। अरे बहू की तो आदत है मेरी तारीफ करने की। तू जा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। अनमोल जल्दी से फ्रेश होकर बाहर खाने के लिए आता है। डिनर करने के बाद में कमला अपने रूम में जाती है और शिप्रा भी अपने रूम में जाकर अनमोल से बोलती है, अनमोल जी, मैं रोज रोज माँ जी के हाथों का खाना खा खा कर पक गई हूँ। आप माँ जी से बोलो कि ये बकवास खाना बनाना बंद करें। यार तुम तो एक नंबर की दोगली हो। आपने मुझे दोगली बोला? आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है जो आप मुझे दोगली बोल रहे हैं? अभी कुछ देर पहले बाहर खुद ही बोल रही थी कि माँ जी ने खाना बनाया है, खुशबू तो अच्छी आएगी ही, और अब मेरे सामने आकर बोल रही हो माँ जी को बोलो बकवास खाना बनाना बंद करें। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं माँ जी को हर्ट करूं, उनके मुंह पर ये बोलूं कि माँ जी आप खाना मत बनाइए? और क्या, तुम्हें जो दिक्कत है वो सीधा बोलो ना। माँ के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और बोलोगी तो दोगला ही बोला जाएगा तुम्हें। और अब मुझे कोई बहस नहीं करनी, सोने दो मुझे। ये बोलकर अनमोल सो जाता है और अगले दिन शिप्रा किचन में जाकर अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी, हमेशा आप ही खाना बनाती हैं, सब क्या बोलेंगे कि बहू को देखो सास से काम करवाती है। आप आराम कीजिए, आज मैं आपके लिए खाना बना दूं। हाय, कितनी प्यारी और गुनी बहू मिली है मुझे। शिप्रा अपनी सास को बाहर भेजकर खुद खाना बनाने लगती है और खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, एक बार भी बुढ़िया ने ये नहीं बोला कि नहीं बहू तू रहने दे, मैं ही बना लेती हूँ खाना। बुढ़िया इसी फिराक में थी कि कब बहू बोले माँ जी हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। शिप्रा खाना बनाते हुए खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी कावेरी का कॉल आता है और कावेरी शिप्रा से बोलती है, ससुराल जाते ही तू तो अपनी माँ को भूल गई, ये नहीं कि माँ को फोन भी कर लूं कभी। फोन तो तब करूँ ना माँ जब घर के कामों से फुर्सत मिले, यहाँ आकर तो मैं नौकरानी बन चुकी हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनते ही कावेरी उसे वीडियो कॉल करती है। अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है ना, तभी वीडियो कॉल की है, ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। आपको भी यही लगता है ना कि मैं दोगली हूँ? ऐसा नहीं है बेटा, मैंने तो बस तुझे देखने के लिए फोन किया था। शिप्रा अपनी सास की बुराई अपनी माँ से कर ही रही होती है। तभी उसके घर में उसकी ननद सुहानी आती है और शिप्रा फोन रखकर अपनी ननद के पास जाकर उसे बोलती है, अरे दीदी, आप यहाँ अचानक हमें बता देती, अनमोल जी आपको लेने आ जाते। अरे भाभी, ये तो बस छोटा सा सरप्राइज था आपके लिए। याद है ना आपको, आपने मुझे बोला था कि आप अपनी शादी के 6 मंथ एनिवर्सरी पर मुझे डायमंड की रिंग देंगी, बस वही लेने आई हूँ। उस समय टाइम नहीं मिला तो अब आ गई। हाँ याद है मुझे, पर क्या करूँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे देते ही नहीं। कितनी बार उनको बोला है कि दीदी के लिए एक डायमंड रिंग बनवानी है, कुछ पैसे दे दो, पर वो हैं कि सुनते ही नहीं। बोलते हैं दीदी की शादी हो गई है और शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो खुद दे दो, मुझसे मत बोलो। सच भाभी, अनमोल ने ऐसा बोला? आपको क्या लगता है दीदी, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? आप ननद कम और दोस्त ज्यादा है मेरी। अगर मैं काम कर रही होती तो मैं आपके इन सुंदर हाथों के लिए एक रिंग तो क्या, आपके लिए हार भी बनवा देती। और आपको पता है मैं जो बोलती हूँ वो जरूर करती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैं यहाँ आप सबको इनवाइट करने आई थी। निखिल जी ने एक और नया बिजनेस शुरू किया है, कल उसी का इनॉग्रेशन है।
तो आप सभी को आना है। दोनों ननद भाभी बात कर रहे होते हैं कि कमला वहाँ आती है और सुहानी अपनी माँ से मिलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब सुहानी के घर जाते हैं, जहाँ अनमोल अपनी बहन को छेड़कर उससे बोलता है। क्या है ये सब? माँ बता रही थी तू कल मेहमान की तरह आई और मेहमान की तरह चली गई। थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो अपने मायके वालों के लिए मेहमान ही हो जाती है। ये बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। अनमोल उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर से सुहानी के पास जाकर उससे उसकी उदासी के बारे में पूछता है, जिस पर सुहानी उसको सारी बात बताती है और अनमोल उसे बोलता है, अरे बस इतनी सी बात पर तू मुझसे नाराज हो गई? वो तो मैंने बस शिप्रा को चिढ़ाने के लिए बोला था। उस दिन शिप्रा मुझसे बहुत लड़ रही थी ना, माफ कर दे अपने छोटे भाई को। अच्छा, तुम दोनों लड़ोगे तो मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लोगे? ऐसा नहीं है, अब माफ भी कर दो, सॉरी। अपने भाई को ऐसे माफी मांगता देखकर सुहानी अनमोल को माफ कर देती है। कुछ देर बाद में अनमोल शिप्रा और अपनी माँ के साथ में घर आता है और शिप्रा से बोलता है, अरे मैं तो तुम्हें दोगला मजाक में बोला करता था, पर तुम तो सच में दोगली इंसान हो। दीदी के सामने कुछ, माँ के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। अरे कितने चेहरे हैं तुम्हारे। क्या हुआ बेटा, तू बहू पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ ये बात आप मुझसे ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, पूछो अपनी प्यारी बहू से ही। ये बोलकर अनमोल शिप्रा की सारी हरकतों के बारे में अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद अनमोल शिप्रा से बोलता है, मैं दोगले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझसे दूर हो जाओ या अपनी ये दोगली बातें करना बंद कर दो। नहीं, मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। शिप्रा अपनी गलती की माफी मांग लेती है, जिसके बाद अनमोल उसको एक और मौका देता है और शिप्रा अब एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और कुछ ही दिनों में अपनी ननद से किया हुआ वादा भी पूरा करती है। सुरुचि एक बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी, जिसने अपने हॉट फिगर और गुड लुक से कॉलेज के हर लड़के को अपना दीवाना बना रखा था। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में निशांत नाम का एक लड़का अपने दोस्त रवि के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सुरुचि जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के उसी को देख रहे हैं सिवाय निशांत के, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन जिसने सुरुचि जैसी हॉट लड़की को देखकर उसे इग्नोर कर दिया? आपने मुझसे कुछ कहा? वैसे मैं आपको देखना इतना भी जरूरी नहीं समझता। ओ, सुरुचि से पहली बार किसी ने ऐसे बात करी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं। और लगता है कि कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तब भी अपनी किताबों में खोए हो। अरे गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनेगी। वैसे आपको मेरी बड़ी चिंता है, तो आप ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? निशांत का ये अंदाज सुरुचि को बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से कॉलेज में बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। बातें करते करते कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों निशांत के घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी निशांत की नजर सामने से आ रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसकी खुद की बहन शालू थी। उसे देखकर वो मन में बोलता है, ये दी यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ सुरुचि के साथ देख लिया तो मुझे कूटना शुरू कर देंगी, इसीलिए निशांत बेटा खिसक ले यहाँ से। जिसके बाद वो सुरुचि को कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी शालू को उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के उसके मोटापे की वजह से छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे शालू आंटी, इतना आलू ना खाया करो, नहीं तो एक दिन कद्दू बन जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतना वजन लेकर चल कैसे लेती है। ये सब देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलती है,
अबे ओ, इसका मजाक बना रहा है। कभी अपने आप को देखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े लटके हुए हो। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ते हुए नजर आओगे हवा में। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ से पिटने के लिए ना तुम अपनी जान भी दे दे। और वैसे भी मोटी को मोटी ना कहें तो क्या कमसिन कली कहें। तू पहले ना लड़कियों से बात करने की तमीज सीख करा, फिर कुछ कहने लायक बनियो, समझा? निकल अब यहाँ से। सुरुचि की बातें सुनकर वो लफंगे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद शालू सुरुचि से बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट यार। और तुम भी क्या पागल लड़की हो? इन सब को सहने की जगह इससे लड़ना सीखो ना। जिसके बाद शालू वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ संध्या और छोटे भाई निशांत के साथ रहती थी। शालू सुंदर होने के साथ ही बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया था। लड़के वाले उसके मोटे होने के कारण उसे नापसंद करके चले जाते थे। शालू इन सब बातों को सोच सोच कर अक्सर टेंशन में रहती थी, और टेंशन में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाया करती, जिसके कारण वो और भी मोटी होती जा रही थी। एक दिन निशांत अपनी माँ संध्या से बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी बहन के होते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, शालू दी के मोटापे के कारण उनकी शादी तो होने से रही, तो उनके चक्कर में मैं क्यों कुंवारा मरूं? निशांत की ये बात सुनकर संध्या को भी लगता है कि आखिर शालू के चलते वो निशांत की शादी के लिए कब तक रुकेगी। इसीलिए वो कुछ दिन बाद सुरुचि के घर वालों से मिलकर निशांत और सुरुचि की शादी करवा देती है। शादी में शालू को पता चलता है कि सुरुचि तो वही लड़की है जिसने उसकी हेल्प की थी। सुरुचि ससुराल में आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन सब बैठकर नाश्ता करते हैं, तभी शालू को खाने में आलू पूरी खाता देखकर उसकी माँ बोलती है, शालू तू कब सुधरेगी? तुझे कितनी बार बोला है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया कर, लेकिन तू तो मानती ही नहीं। तुझे हमेशा मसालेदार और तेल वाली चीजें ही खानी होती है। माँ, मेरा ये सब हल्का फुल्का और घास फूस खाने से पेट नहीं भरता, आप तो जानती ही हो ना। अरे अब बस भी कर, अगर ऐसे ही खाती रहेगी ना तो किसी दिन फट जाना है तुझे। माँ जी सही कह रही हैं दीदी, आप अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सुरुचि की बातें सुनकर शालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोज की ऐसी बातों से और इतनी टेंशन में वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगती है। अब वो मोटी के साथ साथ आलसी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालू के रिश्ते के लिए एक टकला सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। शालू वहीं सोफे पर बैठी थी और सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है, तो लड़के की माँ रीता सुरुचि को ही शालू समझकर बोलती है, बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तभी संध्या शालू को रीता के पैर छूने को बोलती है। जैसे ही शालू उसके पैर छूने के लिए झुकती है, रीता एकदम से अपने पैर पीछे खींचती हुई बोलती है, बेटा, पहले मेरी होने वाली बहू को तो आशीर्वाद दे दूं, फिर तू भी मेरे पैर छू लियो। पर मैं ही तो आपकी होने वाली बहू हूँ। ना ना, तुझ जैसी मोटी भैंस को कौन अपनी बहू बनाएगा? मैंने तो इस पतली वाली को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर सुरुचि बोलती है, जी देखिए, मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोग शालू को यहाँ देखने आए हैं, तो फिर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। पहले पता होता कि लड़की इतनी ज्यादा मोटी है तो हम कभी रिश्ता लेकर ही नहीं आते। कहाँ इसकी कमसीन भाभी और कहाँ ये भैंस जैसी ननंद। अच्छा जी, आपको हमारी लड़की का मोटापा दिख रहा है, लेकिन अपने लड़के का टकलापन नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है ना, तो हमें भी आपका ये टकला लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़के वाले उल्टे पांव वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके बाद शालू बोलती है, भाभी बस करो महान बनना, और माँ आप भी मेरे लिए रिश्ते लाना बंद कर दीजिए।
ऐसे बार बार सबके सामने मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को मिल क्या जाता है? आपको पता भी है इन सब बातों से मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, पर उससे आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। शालू की ये बात सुनकर सुरुचि समझ जाती है कि उसकी टेंशन ही उसके मोटापे का कारण है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी बात की टेंशन ना होने दे। जिसके कुछ समय बाद शालू ज्यादा टेंशन लेना और ओवर ईटिंग बंद करती है। ऐसे ही एक दिन सुरुचि शालू को बोलती है, दीदी वैसे एक बात कहूँ, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं तो मेरे साथ थोड़ा योगा किया करो ना, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एकदम, और हाँ आपकी सेहत पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका। शालू सुरुचि की बात मानकर रोज सुबह उसके साथ योगा और मेडिटेशन किया करती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और साथ ही साथ उसके वजन में भी अंतर आता है, और ऐसे ही वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बिल्कुल हेल्थी हो जाती है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बेटी की काया ही पलट दी। माँ जी, मैंने तो बस दीदी को टेंशन से दूर रखा है, बाकी सब तो इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। देखा कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से अपना मोटापा छूमंतर कर दिया। सुरुचि के इतना कहने पर शालू उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है, और ऐसे ही दोनों ननद भाभी पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।